नमस्कार दोस्तों। सस्पेंशन का आखिरी पार्ट 3 पे हम बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख लें, क्योंकि मेन जो बातें हैं सस्पेंशन की वो पार्ट 1 पार्ट 2 में लगभग मैं कंप्लीट कर चुका हूं। अभी कुछ मिसलेनियस मैटर में सस्पेंशन में कैसे डील करना वो बिल्कुल आखिरी पार्ट है, और मेन जो पार्ट है वो ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 में हो चुका है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि पार्ट 1 पार्ट 2 देख लें, फिर थर्ड पार्ट में आए। तो सस्पेंशन में जो बाकी जो लास्ट पार्ट है उसमें बताया गया है। सबसे पहला जो पॉइंट है, सस्पेंशन ऑफ रेलवे सर्वेंट लैंड टू अदर डिपार्टमेंट एंड द ऑफिशियल बोरोड फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। रेलवे में एक प्रोविजन है कि रेलवे के कई कर्मचारी जो है डिप्यूटेशन में दूसरे डिपार्टमेंट दूसरी मिनिस्ट्री में जाते हैं, और कई बार दूसरी मिनिस्ट्री से अगर रेलवे में आते हैं। जनरली बाहर से तो कम आते हैं, हमारे रेलवे वाले जनरल बाहर जाते हैं। तो उस मामले में सस्पेंशन के क्या नियम है उसके बारे में पार्ट 3 में बताया अभी। इसमें कहा गया है कि वेयर द सर्विस ऑफ ए रेलवे सर्वेंट are lent to other department, the borrowing authority shall have the powers of the authority competent to place the railway servant under suspension, provided that the borrowing authority shall hence forthwith inform the lending authority of the circumstances leading to the order of suspension। तो कोई भी कर्मचारी है रेलवे का अगर बाहर गया है, उधार देने वाला उधार लेने दोनों के मामले में अगर रेलवे कर्मचारी बाहर गया और बाहर वाला कर्मचारी यहाँ आ गया है, तो जो भी सक्षम अधिकारी है सस्पेंशन करने के लिए, वो सक्षम अधिकारी किसी भी कर्मचारी को जिसको उधार लिया गया है वो उसको सस्पेंड कर सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से, जिस डिपार्टमेंट से, जिस मिनिस्ट्री से उधार लिया है उसको इस बात की जानकारी दे दे, उसकी परिस्थितियां बता दे, उसको सूचित कर दे कि किन परिस्थितियों में कर्मचारी को सस्पेंड करना पड़ रहा है। तो यानी कि लेंडिंग और बोरिंग के मामले में हम कर्मचारी को सस्पेंड कर सकते हैं, और जो जिस अथॉरिटी ने बोरो किया है, उधार लिया है, वो कर्मचारी सस्पेंड कर सकता है। इस प्रकार कर्मचारी जब डिप्यूटेशन पे होता है, जहां भी होता है, तो वहां की अथॉरिटी उसको सस्पेंड कर सकती है। ये हमारे मास्टर सर्कुलर में बताया गया हुआ है। अब सस्पेंड करने के बाद जो भी जहां भी बंदा गया हुआ है डिप्यूटेशन पे, वहां सस्पेंड करने के बाद जब इंक्वायरी फाइंडिंग्स जो भी आती है उसके बाद फलस्वरूप आगे क्या करना है उसके बारे में बताया गया है। इन द लाइट ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स कंक्लूडेड कंडक्टेड अगेंस्ट सच गवर्नमेंट सर्वेंट और पर्सन, ये हमारा रूल 16(2) ऑफ डीआर रूल 1968 भी है। If the borrowing authority is the opinion that any of the minor penalties specified in the rules by which such government servant or person is governed should be imposed on him, it may, after consultation with the lending authority, pass such order on the case as it deemed necessary in accordance with the said rules, provided that in the event of a difference of opinion between borrowing authority and the lending authority, the service of such government servant or person shall be replaced at the disposal of the lending authority। यानी आप किसी भी कर्मचारी को जो डेपुटेशन में गया है या डेपुटेशन में हमारे पास आया, उसको डीआर नियम के तहत उसको सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंशन के बाद जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी और कंक्लूड हुई, तो कंक्लूजन में अगर अथॉरिटी को लगता है, जो भी जिस अथॉरिटी के पास बंदा काम कर रहा है, कि मुझे माइनर पेनल्टी देनी है उसको, तो वो माइनर पेनल्टी दे सकता है। उसको उसके लिए जिस जो मेन अथॉरिटी जिससे कर्मचारी लिया गया उससे डिस्कशन करेगी, कंसल्ट करेगी कि भाई मैं ये माइनर पेनल्टी देना चाहता हूँ, और किसी प्रकार से डिफरेंस ओपिनियन हुआ तो फिर वो जो कर्मचारी जहाँ का था उसको वापस भेज दिया जाता है। जनरली ये एक प्रोविजन है कि जहाँ भेज दिया जाएगा, लेकिन जनरली अगर माइनर पेनल्टी के मामले में स्टेट वे प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल जो होता है वो जनरली अगर माइनर पेनल्टी होती है स्टेट वे दे भी देते हैं, और जनरली इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई हमने माइनर पेनल्टी दी। लेकिन रूल में ये है कि आपको कंसल्ट करना है, और कंसल्ट करने के बाद अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो आपको लौटा देना। तो जनरली प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, माइनर पेनल्टी स्टेट वे दे भी देते हैं। तो ये नियम है। और इसी प्रकार अगर दूसरा जो मामला बनता है उसमें यह है कि if the borrowing authority is the opinion that any of the major penalty specified in the rules by which such government servant or person is governed should be imposed on him, it shall replace the servant services at the disposal of the lending authority and transmit it to the proceedings of the inquiry, and thereupon the lending authority pass such orders there और एज इट में डीम नेसेसरी। तो माइनर पेनल्टी का जब मामला आता है, तो जहां पे कर्मचारी वही अथॉरिटी वहीं पर उसी वही डिपार्टमेंट को दे देगा इन कंसल्टेशन विद द जो मेन अथॉरिटी है जिससे उधार लिया कर्मचारी को। लेकिन मेजर पेनल्टी के मामले में कहा गया है कि मेजर पेनल्टी जो है डेपुटेशन पे कोई कर्मचारी गया, वहां की अथॉरिटी मेजर पेनल्टी हमारे कर्मचारी को नहीं दे सकती है। अगर उनको लगता है कि मेजर पेनल्टी इम्पोज करनी है, तो पूरा जो केस है कर्मचारी को वापस लौटा दिया जाएगा, जो भी जहां से ही कर्मचारी आया था,
जो मेन जो उसकी अथॉरिटी है उसको लौटा दिया जाएगा, साथ में उसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो भी सारी की सारी भेज दी जाएगी और प्रोसीडिंग्स के आधार पर जो अथॉरिटी जहाँ का जो मेन लेन था कर्मचारी का वो अथॉरिटी फिर डिसाइड करेगी कि उसके ऊपर क्या आदेश देने हैं। ये हमारा नियम है। तो मैं बता दूं आपको, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी कर्मचारी डिप्यूटेशन में बाहर गया है या हमारे पास आया बंदा तो उसको सस्पेंड कर सकते हैं। डिप्यूटेशन पे कर्मचारी को सस्पेंड किया जा सकता है अंडर डीआर रूल। और माइनर पेनल्टी भी वो अथॉरिटी दे सकती है, मेजर पेनल्टी वो अथॉरिटी दे नहीं सकती। अगर डिप्यूटेशन पे कर्मचारी बाहर गया तो मेजर पेनल्टी अगर देनी है तो आपको कर्मचारी को वापस लौटाना पड़ेगा। इसके बाद अगला नियम है हेडक्वार्टर ऑफ द सस्पेंडेड रेलवे सर्वेंट। तो कोई कर्मचारी है उसका हेडक्वार्टर क्या होगा, इसमें कहा गया एन ऑफिसर अंडर सस्पेंशन इज सब्जेक्ट टू ऑल अदर कंडीशन ऑफ सर्विस एप्लीकेबल जनरली टू रेलवे सर्वेंट एंड कैन नॉट लीव द स्टेशन विदाउट प्रायर परमिशन। तो कोई भी कर्मचारी है उसको जो भी रेलवे कर्मचारी पर लागू होने वाली सेवा शर्तें जो सभी उसके वो अधीन कार्य करता है और पूर्व अनुमति के बिना स्टेशन अपना हेडक्वार्टर छोड़ नहीं सकता है जो कर्मचारी सस्पेंड हुआ है। और वैसे तो रेलवे कर्मचारी का मुख्यालय सामान्यतः उसकी अंतिम ड्यूटी का प्लेस ही माना जाएगा। एज सच द हेडक्वार्टर ऑफ अ रेलवे सर्वेंट शुड नॉर्मली बी द एज्यूम टू बी हिज लास्ट प्लेस ऑफ ड्यूटी। तो जो कर्मचारी को सस्पेंड किया गया है जहां से वही उसका लास्ट प्लेस ऑफ ड्यूटी माना जाएगा, वही हेडक्वार्टर माना जाएगा, यानी जो कर्मचारी का हेडक्वार्टर था वही हेडक्वार्टर माना जाएगा। अटेंडेंस ऑफ द एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जहां तक मेरी जानकारी है मैक्सिमम रेलवे में शायद 60-70% लोगों को ऐसा लगता है कि सस्पेंड कर्मचारी को कर दिया, फिर भी उसको ऑफिस में बुलाते हैं कि नहीं उसको आना पड़ेगा, ऑफिस में बैठाते हैं उसको, कई जगह तो मस्टर भी साइन कराते हैं। तो उसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, ये जरा देख लीजिए। इसमें कहा गया है एन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू अटेंड हिज वर्क but he cannot leave his headquarters without prior permission of the competent authority. There is, however, no question of his giving daily attendance and making his presence. तो निलंबित कर्मचारी को अपने काम पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकता है। अतः उनकी दैनिक उपस्थिति देने और उपस्थिति दर्ज कराने की कोई सवाल उठता है। यानी कोई भी कर्मचारी अगर सस्पेंड हो गया है तो उसको ऑफिस नहीं आना है। सस्पेंशन में रखने के पीछे उद्देश्य यही है कि उसको जो ऑफिस में आके वो जो गवाह है या दस्तावेज उसके साथ छेड़छाड़ ना कर सके। तो सस्पेंड करने का मेन रीजन यही है और इसलिए कोई भी कर्मचारी अगर सस्पेंशन में है तो उसको ऑफिस नहीं आना है। इसीलिए हम उसका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी जितने दिन सस्पेंड रहा उतने दिन का हम उसको कटौती करते हैं। अर्थात रेलवे बोर्ड का भी ये मानना है कि कोई भी कर्मचारी का सस्पेंशन में है तो उसको ऑफिस नहीं आना है। हाँ, वो हेडक्वार्टर छोड़ के भी नहीं जा सकता है। सस्पेंशन में एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि कर्मचारी को पास पीटीओ क्या मिलेंगे। तो इसमें कहा गया है पास पीटीओ टू एम्प्लॉयज अंडर सस्पेंशन, पास एंड पीटीओ में बी ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। साधारण परिस्थितियों में निलंबन के तहत कर्मचारियों को पास पीटीओ दे सकते हैं जब तक कि कर्मचारी को स्टेशन छोड़ने की अनुमति उस अधिकारी से कम अधिक न हो जिससे उसे निलंबित किया। मतलब जो अधिकारी सस्पेंड किया है उस अधिकारी के अनुमति के बिना कोई भी कर्मचारी अगर उसको स्टेशन छोड़ने की अनुमति मिली गई है तभी उसमें पास पीटीओ दिया जाएगा, वो भी असाधारण परिस्थितियों में। उसके बारे में डिटेल में पैरा 19 ऑफ शेड्यूल 7 तो पास पीटीओ सस्पेंशन में देने के लिए शेड्यूल 7 में बताया गया है। शेड्यूल 7 की कॉपी मैंने यहाँ लगाई है आपको, इसमें पढ़ के सुना देता हूँ। पास पीटीओ में भी ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पे भी वही बात की है कि असाधारण परिस्थितियों में जब उसको मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी गई है तभी पास पीटीओ दिए जाएंगे। कितने पास पीटीओ दिए जाएंगे उसमें बताया गया है। ग्रुप ए एंड बी गजेटेड ऑफिसर के लिए 3 सेट प्रोवाइडेड दैट if the pass account of the officer for year more than half the number due to him has been availed of, no further pass shall be given। तो कोई भी गजेटेड ऑफिसर होते हैं उसको 6 सेट पास मिलते हैं एक साल में और 6 पास में से उसको 3 पास मिल सकते हैं अंडर सस्पेंशन। लेकिन अगर उसने 3 ऑलरेडी अवेल कर लिए हैं तो अब उसको कोई पास नहीं मिलेगा। सिमिलरली पीटीओ के बारे में भी कहा गया है पीटीओ नॉट मोर देन 2 सेट्स ऑफ पीटीओ पर ईयर। तो पीटीओ भी 2 मिलेंगे, लेकिन अगर उसने 2 पीटीओ अवेल कर लिए हैं, 4 में से 2 मिलेंगे, 2 ऑलरेडी अवेल कर लिए हैं, 2 ही बचे हैं, तो अब उसको कोई पीटीओ नहीं मिलेगा। ये गजेटेड ऑफिसर के लिए कहा गया है। नॉन गजेटेड ग्रुप सी और डी के वर्क कहा है नॉट मोर देन 1 सेट ऑफ पास प्रोवाइडेड दैट if in the pass account of railway servant for the year only 1 set of pass remain to study, no pass can be used। तो ग्रुप सी एंड डी, तो डी आज की तारीख में हमारे रेलवे में है नहीं। जितने भी ग्रुप सी है 1800 से लेके जो भी हमारा लेवल 6, 7, 8 जो भी है हमारे 4600, 4800, 5400 में जो ग्रुप सी कर्मचारी हैं उनको
अंडर सस्पेंशन केवल एक ही पास मिलेगा, और लेकिन अगर उनके अकाउंट में केवल एक ही पास है, यानी 2 ऑलरेडी अवेल कर चुके हैं एक ही पास से, तब उनको कोई पास नहीं मिलेगा। और यही नियम उनका पीटीओ पे लागू हुआ। पीटीओ के मामले में गजेटेड नॉन गजेटेड सेम है, 2 सेट मिलेंगे उनको, लेकिन अगर उनके खाते में सिर्फ 2 ही सेट बचे हैं तो अब उनको कोई भी पीटीओ नहीं मिलेगा। ये कहा गया है हमारे शेड्यूल 7 स्पेशल पासेज में, रेलवे सर्वेंट पास रूल 1986 में। इसके अलावा कुछ और मुख्य बातें बताइए कि जनरल मैनेजर इन केस ऑफ ग्रुप ए एंड बी एंड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डिविजनल रेलवे मैनेजर एंड डिप्टी एचओडी इन केस ऑफ अदर shall have the discretion to issue pass PTO to railway servant under suspension। तो ये अधिकारियों को अधिकार दिया गया है पास पीटीओ देने के लिए। साथ में ये भी कहा है द इंसिडेंस ऑफ सस्पेंशन shall not affect the eligibility of school pass। कोई कर्मचारी है, उसके बच्चे स्कूल पास ले रहे हैं जो बाहर कहीं पढ़ रहे हैं, स्कूल पास 6 सेट मिलते हैं, आपको सब बता मालूम होगा कि 6 हाफ सेट सिंगल सेट मिलते हैं। अगर कोई कर्मचारी सस्पेंशन में है तो भी उसका स्कूल पास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसको स्कूल पास मिलेंगे जैसे इसको मिलते जा रहे हैं। साथ में डिपेंडेंट रिलेटिव एंड फैमिली मेंबर्स में भी इंक्लूडेड इन द पास इश्यू ड्यूरिंग द सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में नॉर्मली पास इश्यू नहीं करेंगे, असाधारण स्थिति में अगर मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी गई है, वो पास इश्यू होते हैं तो उसके अंदर डिपेंडेंट रिलेटिव और फैमिली मेंबर को इंक्लूड किया जा सकता है। ये सस्पेंशन के अंदर पास इश्यू करने के बारे में कुछ नियम मैंने बताने की कोशिश की है। अब सस्पेंशन में रेजिग्नेशन के बारे में नियम जो है वो ये है कि एन ऑफिसर आर placed under suspension only in case of gross delinquency, and it would not be correct to accept resignation for an officer under suspension except where the alleged offense does not involve moral turpitude। तो इसमें कहा गया है कि चूंकि अधिकारियों को केवल गंभीर मामले में ही निलंबित किया जाता है, यानी किसी भी कर्मचारी को नॉर्मली सस्पेंड हम करते हैं, लेकिन गंभीर मामला होता है तभी सस्पेंड किया जाता है। इसलिए निलंबित अधिकारी कर्मचारी जो है उससे इस्तीफा स्वीकार करना सही नहीं होगा। तो नॉर्मली रेजिग्नेशन जो है सस्पेंशन के अंदर एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए, लेकिन उसके अलावा जहां कथित अपराध में नैतिक अधमता शामिल है, अगर मॉरल टैप्ट्यूड शामिल नहीं है उसके अंदर, उसने नैतिक अधमता का मामला नहीं किया है या उसके खिलाफ ऐसे साक्ष्य मौजूद नहीं है, पर्याप्त सबूत नहीं है जिससे कि हम उसको रिमूव डिसमिस कर सके, और यह अगर सरकारी खर्च के ऊपर सस्ता पड़ता है, तो अगर मामला तो रेयर केस में हम एक्सेप्ट करते हैं। नॉर्मली हम सस्पेंशन के दौरान जो इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक कि मामला सार्वजनिक हित में न हो। तो रेयर केस में अगर मोरल टैप्ट्यूड का मामला ना बनता हो और अगर उस पर रेजिग्नेशन लेना, उस पर पूरी इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स सब करने के बावजूद अगर हम रिमूव डिस्मिसल नहीं कर पा रहे हैं और वो हमारा कुछ सस्ता पड़ता है, तो उस मामले में हम उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करते हैं। बाकी नॉर्मल केस में हम रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे सस्पेंशन के दौरान। सिमिलरली फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन के बारे में ये कहा गया है कि एप्लीकेशन ऑफ सच एम्प्लॉय such railway servant who are under suspension and against whom departmental proceedings are pending should not be forwarded। तो एप्लीकेशन भी फॉरवर्ड नहीं करनी है जिसके खिलाफ जो कर्मचारी या सस्पेंशन में हो या जिसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन चल रहा हो, और साथ में उसके अलावा जो such railway servant should also be not to send or allowed to go on deputation or to foreign service to the post under an authority India। तो ऐसे कर्मचारी के डेपुटेशन में या विदेश सर्विस सेवा में भी नहीं भेजा जाएगा। साथ में यह भी कहा गया है कि दिस इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड mutatis mundis while forwarding application for railway servant for post service whether on railways or to service commission or to outside the railway। तो रेलवे कर्मचारी के लिए पदों सेवाओं के आवेदन आदेश करते समय इन निर्देशों का यथोचित पालन किया जाना चाहिए, चाहे वह रेलवे में हो या रेलवे के बाहर हो, यूपीएससी किसी। तो किसी भी मामले में रेलवे में आगे किसी फॉरवर्ड करना है या यूपीएससी के लिए किसी भी मामले में एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं करना है यदि कर्मचारी सस्पेंशन में हो। साथ ही डिप्यूटेशन या फॉरेन सर्विस में भी भेजने का मामला, वहां पे भी जब तक कर्मचारी का पिक्चर क्लियर नहीं होगा तब तक उसको सस्पेंशन में नहीं भेजा जाएगा। वॉलेंटरी रिटायरमेंट के बारे में कहा गया है कि इन केस ऑफ रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट बाय हिम shall be subject to prior approval of the अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो रिटायरमेंट का मामले में अगर कोई कर्मचारी अंडर सस्पेंशन वॉलेंटरी रिटायरमेंट देता है तो उसके मामले में कहा गया है कि सक्षम अधिकारी जो है निर्धारित करेंगे वॉलेंटरी रिटायरमेंट देना है, एक्सेप्ट करना है, नहीं कहिए, तो पूरा का पूरा मामला कंपिटेंट अथॉरिटी ऊपर डाल दिया है।
और ये भी कहा गया है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट बिकम इफेक्टिव आफ्टर द नोटिस पीरियड इवन इफ नो फॉर्मल लेटर एक्सेप्टेंस इज इश्यूड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्दो द अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैज पावर टू विथहोल्ड permission to railway servant under suspension to retired under Rule 20461 proviso. But if it fails to communicate the such a railway servant under suspension, its withholding of permission for him to retire voluntarily within a period of 3 months, automatic retirement at the expiry of this period will go. यानी कि कोई कर्मचारी है अगर मान लीजिए सस्पेंशन के अंदर वो वॉलंटरी रिटायरमेंट रखता है, तो जैसा कि आपको मालूम होगा कोई भी कर्मचारी की वॉलंटरी रिटायरमेंट रखता है तो उसको सक्षम अधिकारी के द्वारा मना किया जाना जरूरी है कि भाई ड्यूरिंग सस्पेंशन आपको सस्पेंशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया है और नोटिस पीरियड के अंदर इस तरह की कोई सूचना कर्मचारी को नहीं दी गई है तो वो सस्पेंशन जो है वो के दौरान वॉलंटरी रिटायरमेंट है 90 डेज के बाद इफेक्टिव माना जाएगा। तो कोई भी कर्मचारी ऑटोमेटिकली माना जाएगा, यानी कि 90 डेज के अंदर अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको मना नहीं किया और कम्युनिकेट नहीं किया कि भाई सक्षम अधिकारी ने आपको मना किया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट आपका विथहेल्ड किया, रोका गया है, तो ऑटोमेटिक रिटायरमेंट वॉलंटरी रिटायरमेंट माना जाएगा। तो जैसे भी कोई कर्मचारी सस्पेंशन में वॉलंटरी रिटायरमेंट रखता है तो इमीडिएटली उसको पुटअप करके उस पर मना करवाना है और कर्मचारी को कम्युनिकेट करना है कि भाई आपका सस्पेंशन के दौरान वॉलंटरी रिटायरमेंट सक्षम अधिकारी द्वारा रोका गया है। ये उसको सूचना देना, उस पर आपको लिख के उसको एक्नॉलेजमेंट लेना एम्प्लॉय का कि भाई आपको सूचना दी गई, आपने इस चीज को नोट डाउन किया। द रेलवे सर्वेंट में हाउएवर विदाउट नोटिस एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ नोटिस। तो रेलवे कर्मचारी जो है कभी भी उसके पास वो चाहे तो विड्रॉ कर सकता है नोटिस पीरियड खत्म होने से पहले कि भाई मैं अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट का जो मैंने नोटिस दिया मैं विड्रॉ करता हूँ, जो उसकी कट ऑफ डेट है उससे पहले कभी तक भी वो विड्रॉ कर सकता है। एक्टिंग ऑफ रेलवे सर्वेंट प्लेस अंडर सस्पेंशन एज ए डिफेंस हेल्पर इन द डिपार्टमेंटल प्रोसीजर। तो एक इशू ये भी आता है कि कोई रेलवे कर्मचारी अंडर सस्पेंशन में है, क्या वो डीसी में डिफेंस हेल्पर या डिफेंस काउंसिलर बन सकता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। ट्रू फॉल्स में पूछे जाते हैं कि रेलवे सर्वेंट प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन कैन नॉट एक्ट एज ए डिफेंस हेल्पर। ये सही है कि गलत है? तो ये क्वेश्चन आता है, कैन नॉट अगर है तो फॉल्स हो जाएगा। हमारा जो मास्टर सर्कुलर 64 है उसके अनुसार कोई भी कर्मचारी अगर सस्पेंशन में है तो भी वह डिफेंस हेल्पर के रूप में काम कर सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा जाता है। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन सब्सटेंस अलाउंस एंड पे एंड अलाउंसेस फॉर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन के दौरान जो भत्ते मिलते हैं, जो आदेश सस्पेंशन का आदेश है उसके जो भत्ते मिलते हैं, जो अलाउंस मिलता है, सस्पेंशन अलाउंस निर्वाह भत्ता मिलता है, उसके ऊपर अपील करने के बारे में नियम बताया गया है। तो इसमें नियम क्या है कि निलंबन आदेश, जीवन निर्वाह भत्ता एवं निलंबन अवधि के वेतन भत्तों के विरुद्ध अपील। तो नियम 17 और 18 के प्रावधानों के अधीन हमारे रूल 17 और रूल 18 में कुछ ऑर्डर के अगेंस्ट में हम जो अपील नहीं कर सकते, उनको छोड़कर रेलवे कर्मचारी को सर्टेन जो ऑर्डर है उनके खिलाफ अपील करने की अनुमति देती है सरकार अंडर डीआर रूल 1968। वो कौन कौन से जो आदेश है जिनके खिलाफ रेलवे कर्मचारी अपील कर सकता है, वो है, सबसे पहला है एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड अंडर रूल 5। तो किसी भी कर्मचारी को सस्पेंड किया है या डीम सस्पेंड किया है तो उसके खिलाफ वो कर्मचारी अपील कर सकता है, पहला ये है। दूसरा, एन ऑर्डर डिटरमाइन द सस्पेंशन अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस टू बी पेड टू हिम फॉर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन और फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच ही इज डीम्ड टू बी अंडर सस्पेंशन फॉर एनी पोर्शन thereof। तो कर्मचारी को जो सस्पेंड किया है, सस्पेंशन के दौरान जो सब्सटेंस अलाउंस जो दिए है उसके ऊपर जो भी अलाउंसेस दिए हैं उसके ऊपर वो अपील कर सकता है। एन ऑर्डर डिटरमाइंस पे एंड अलाउंस फॉर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। उसके अलावा जो अलाउंसेस पे दिए गए हैं वो उनके ऊपर अपील कर सकता है। एन ऑर्डर डिटरमाइन वेदर और नॉट द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ हिज सस्पेंशन to the date of his reinstatement shall be treated as period of spent of duty or any purpose। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी कर्मचारी का जो सस्पेंशन के बाद रिवोक किया जाता है, रीस्टेट किया जाता है, तो सस्पेंशन पीरियड को ड्यूटी मानना है कि नहीं मानना है ये सक्षम अधिकारी निर्णय करते हैं। तो सक्षम अधिकारी ने जो निर्णय किया है कि ड्यूटी मानना है या नहीं मानना है, तो ड्यूटी मानना है तो ऑब्वियसली उस पर कोई अपील करेगा ही नहीं। लेकिन अगर उसको ड्यूटी नहीं माना गया है तो उसके ऊपर भी कर्मचारी चाहे तो अपील कर सकता है। तो ये सब बातें हैं जिसमें जो निलंबन की अवधि के दौरान जो वेतन भत्ते दे रहे हैं इन सब के ऊपर कर्मचारी चाहे तो अपील कर सकता है। अब अपील किसको करेगा उसके लिए कुछ नियम है, वो हम आगे देखते हैं।
इसमें लिखा है इन रेस्पेक्ट ऑफ वन अबाउ द अपील शैल लाई टू द अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ 2, 3, 4 अबाउ द अपील शैल लाइज एज फॉलोज। तो ये वन जो लिखा हुआ है रेस्पेक्ट वन, एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड एंड डीप्ड, यानी सस्पेंशन किसी कर्मचारी को किया है या टीम सस्पेंशन किया है तो वो किसको अपील करेगा? जिस अथॉरिटी ने उसको सस्पेंड किया है उसी अथॉरिटी को अपील करेगा, स्पेसिफाई किया हुआ है। अपील सॉरी नेक्स्ट अथॉरिटी को करेगा। उसके बाद यहाँ जो 2, 3 एंड 4 जो कहा गया अलाउंसेस, सब्सटेंस अलाउंस, वो जो पीरियड ट्रीट करना है उसके बारे में बताया गया है। इन केस ऑफ एम्प्लॉय ऑन होम पेनल्टी ऑफ डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कैन बी इम्पोज ओनली बाय द प्रेसिडेंट, द अपील शैल लाई टू द प्रेसिडेंट। यानी 2, 3, 4 जो हमारे 2, 3, 4 था, इसमें किसको करना है कि जहां उस कर्मचारी के ऊपर अगर डिसमिसल की जो पेनल्टी अगर प्रेसिडेंट कर सकते हैं तो फिर आपको अपील भी प्रेसिडेंट को करनी है। तो मेरा ये मानना है कि डिसमिसल कौन कर सकता है? तो डिसमिसल अगर सीधे तौर पे मेरा व्यू देखा जाए तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी जिन कर्मचारियों या अधिकारियों को अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट होती है, तो वो ये 2, 3 और 4 जो यहाँ पर है अपील करने के लिए, तो 2, 3, 4 के मामले में वो अपील प्रेसिडेंट को करेंगे अगर उनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट है, या उनको डीआर के तहत डिसमिस अगर जो अथॉरिटी कर सकता है अगर वो प्रेसिडेंट है तो अपील भी आपको प्रेसिडेंट में करनी पड़ेगी। इसके बाद इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर रेलवे सर्वेंट अपील शैल लाई टू द अथॉरिटी विच द अथॉरिटी हु हैज मेड ऑर्डर इज सबऑर्डिनेट। बाकी लोगों के मामले में कहा गया है कि अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट नहीं है तो बाकी लोग उस अथॉरिटी को अपील करेंगे जिसने आपको सस्पेंड किया है उससे वो सबऑर्डिनेट होता है। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो जिसने आपको सस्पेंड किया है उससे नेक्स्ट अथॉरिटी को वो हायर अथॉरिटी को वो अपील करेंगे। तो ये हमारे को बताया गया है कि आपको 1, 2, 3, 4 में किस किस को अपील करनी है उसके बारे में ये नियम है। तो इस तरह सस्पेंशन के ऊपर काफी सारी बातें आज मैंने की, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाए। मुझे उम्मीद है आपको सस्पेंशन के ऊपर काफी सारी बातें क्लियर हो गई होगी कि सस्पेंशन क्या है, क्यों किया जाता है, क्या क्या अलाउंसेस दिए जाते हैं, कितने टाइम तक सस्पेंड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस मेरे सस्पेंशन के ऊपर अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। अगर सही में अच्छे लगे, आपको पसंद आए, प्लीज कमेंट करें। अच्छे लगे सब्सक्राइब करें और लोगों को जानकारी दें तो शेयर करें ताकि काफी सारे लोगों को इसकी जानकारी मिले तो वो इस मामले को अच्छे से डील कर सकते हैं। धन्यवाद।